हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। आप सभी का फिर से मैं स्वागत कर रहा हूँ क्लास नाइन्थ के इस वीडियो में। आगे की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टीआरसी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की। इससे पहले हम लोगों ने सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल के फंक्शन क्या होते हैं, सेल का डेफिनेशन क्या होता है, सेल थ्योरी क्या होती है, किन किन साइंटिस्टों ने दी थी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। क्या होता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल? तो ये जो हमारे ऑरिजिनल्स होते हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑरिजिनल्स होते हैं, ये सेल के अंदर जो ऑरिजिनल्स पाए जा रहे हैं वही क्या करते हैं, सेल के डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। जरा रिमाइंड करिए, सेल का डेफिनेशन क्या हुआ? सेल इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोग स्ट्रक्चर क्या होता है, कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि क्या होगा, न्यूरल सेल कैसे होंगे, है ना, बैक्टीरिया सेल कैसा होता है, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना बच्चों। ठीक उसी तरह से उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट आता कहां से है? तो बच्चों, जैसे हमने बताया आपको, किसी भी मटेरियल में क्या क्या पाए जाते हैं, किसी भी मटेरियल में, केमिस्ट्री बता रहा हूं थोड़ा सा, किसी भी मटेरियल का यूनिट क्या होता है, एटॉम होता है ना यूनिट। और एटॉम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये क्या होते हैं, जो एटॉम है वह यूनिट है किसका, मटेरियल का। और एटॉम के सब यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक इसी तरह से मेरा एक क्वेश्चन है क्या, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, सेल होगा। सेल क्या करता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑरिजिनल्स इनसाइड द सेल। अब ये इनसाइड द सेल में ये ऑरिजिनल्स जो प्रेजेंट हो रहे हैं, उनका अलग अलग स्ट्रक्चर भी है और उनका अलग अलग फंक्शन भी है, जिसको कंबाइन रूप से करके क्या बनता है बच्चों, सेल बनता है। और यही सेल क्या करता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या देता है, लाइफ देता है। तो बच्चों हम चलिए अब स्टार्ट करते हैं, फटाफट क्या पढ़ेंगे, फिर से एक बार टॉपिक देख लीजिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। इसमें क्या क्या ऑरिजिनल्स हम लोग पढ़ेंगे, जरा एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, है ना, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, न्यूक्लियस, है ना, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका पहला टॉपिक क्या आ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। जैसे केमिस्ट्री में आया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में अलग पढ़ा, प्रोटॉन के बारे में अलग पढ़ा, न्यूट्रॉन के बारे में अलग पढ़ा। ठीक इसी तरह से इनके भी इंटरनल ऑरिजिनल्स के बारे में हम लोग क्या है, अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपका इससे नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डेफिनेशन पे आते हैं, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल that separate the content of cell from its external environment। मतलब क्या हो गया, कंटेंट का मतलब यहाँ पे ऑरिजिनल से, है ना। कंटेंट का क्या मतलब हो गया बेटा, ऑरिजिनल से। क्या करेगा, सेपरेट करेगा। सेपरेट का मतलब क्या होता है, दो भागों में करना, है ना, छांट देना, है ना। कुछ नहीं करता है ये, क्या करेगा, ये है क्या, स्ट्रक्चर देखेंगे, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, तुरंत याद कर लेंगे, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल कौन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। कौन होता है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या हो गया, क्या करेगा, सेपरेट द कंटेंट। और ये कंटेंट अवेलेबल इनसाइड द सेल क्या है, सेल ऑरिजिनल्स हैं बच्चों। जो भी होगा, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे यूकैरियोट सेल हो, चाहे प्रोकैरियोट सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी जगह पे अवेलेबल होता है। ठीक है, क्रिकेट देखते हो आप लोग, क्रिकेट में क्या होती है, बाउंड्री लाइन होती है ना, बाउंड्री लाइन के बाहर अगर डायरेक्ट बॉल गई तो 6, सड़क के बॉल गई तो 4, तो वो बाउंड्री लाइन ऐसे बनी होती है ना। ठीक इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या है, एक बाउंड्री लाइन है। ये बाउंड्री लाइन करती क्या है, सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इसके ऑरिजिनल्स को सेपरेट करता है, छांट के रखता है।
अब ये छांटने से फायदा क्या होगा, हम एक स्ट्रक्चर एक दफा यहाँ पे देख ले रहे हैं। ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना बच्चों, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, ये पूरे एरिया में क्या भरा पड़ा है, यस सेमी सॉलिड लिक्विड एंड स्पेस दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और ये क्या हो गया, पीएम इज इक्वल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लीजिए ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, और ये इसका सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है। इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करने का काम कौन करता है, पीएम यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है, फटाक से फंक्शन देख लेंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट को डिफर करता है, और क्या करता है, जो एक्सटर्नली जरूरत भरे सामान होते हैं, जरूरत भर की चीजें होती हैं, वो क्या करता है, अंदर आने का परमिशन देता है। अगर जरूरत की चीज नहीं होती है तो अंदर आने का परमिशन नहीं देता है, जिसे हम समझेंगे दो केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी से। पहला टर्मिनोलॉजी क्या है, डिफ्यूजन, जो कि आपके इस स्लाइड में लिखा हुआ है। अगली टर्मिनोलॉजी होगी ऑस्मोसिस। ये दोनों टर्मिनोलॉजी क्यों हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यह दोनों केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी को फॉलो कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉलो करता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे डिफ्यूजन का, थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो जाता है डिफ्यूजन एंड डेफिनेशन, तो थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। डिफ्यूजन का हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, डेफिनेशन। There is spontaneous movement of substance from a region of high concentration to a region of low concentration। मतलब spontaneous movement, अचानक से होने वाला मूवमेंट, कहां से भैया, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, और कहां तक भैया, रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। भरा हुआ गिलास है, क्या हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन, नीचे से छेद कर दिया और एक खाली गिलास नीचे लगा दिया, तो खाली गिलास क्या हो गया, लो कॉन्सेंट्रेशन। भरे वाले गिलास से पानी कहां जाएगा, खाली वाले गिलास में जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, डिफ्यूजन जो है लिक्विड में फॉलो नहीं होता है। बाकी इसके लिए क्या करेंगे आप, केमिस्ट्री की क्लास में मैं स्पेशली केमिस्ट्री टीचर से बोल दूंगा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को एक बढ़िया सा वीडियो बना के आप सबके सामने रख देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इसको बस इतना ही समझेंगे जितना प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉलो करता है। समझेंगे क्या होगा, डिफ्यूजन कभी भी लिक्विड के साथ नहीं होता है, बल्कि किसके साथ होगा, गैस के साथ। तो एग्जांपल इसका हमने लिख दिया है गैसियस एक्सचेंज। अब बेटा गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, गुड, यहां से आप लोग समझते होंगे ना, सेल क्या करता है, हम लोग ब्रीथिंग करते हैं ना, तो हम लोग गैस लेते हैं ना, और सेपरेट होके लंग्स में सेपरेट होता है अल्वेलाई के थ्रू, और ये सेपरेट होके क्या सेपरेट होता है, हमें O2 अंदर जाने की अनुमति होती है, और बाकी सारे गैसेस क्या होते हैं, विथ CO2 क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। ये आपने ब्रीथिंग में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको पूरा सेपरेट वीडियो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अभी ला रहा हूं, जल्दी आप सबके सामने लाऊंगा। ठीक है, तो ये O2 गया अंदर, ये CO2 आया बाहर, दोनों है क्या, गैसियस है ना। अब कैसे जाएगा, तो यह O2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ व्हाट टर्मिनोलॉजी, डिफ्यूजन टर्मिनोलॉजी। ये डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, O2 अंदर जाएगा, और सेम डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, CO2 बाहर चला आएगा, है ना। ये भी क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ विच ऑरिजिनल्स, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों। ठीक है, अगली टर्मिनोलॉजी होगी कौन सी, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन समझ में आया, ठीक है, अगली टर्मिनोलॉजी होगी ऑस्मोसिस, जो अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बना के दिखा। अब हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो सेकेंड टर्म है, ठीक है, केमिस्ट्री में है, पर हम इसे बायोलॉजी में क्यों पढ़ेंगे, अभी आपको क्लियरली सब पता चल जाएगा। और ये वर्क कौन कर रहा है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो हम सेकेंड टर्म क्या पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस। फर्स्ट टर्म क्या पढ़े थे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑलवेज ऑकर इन व्हाट, गैसियस एक्सचेंज। और ऑस्मोसिस कहां होता है बच्चों, ऑस्मोसिस ऑलवेज ऑकर इन लिक्विड, है ना। देखेंगे डेफिनेशन, देखेंगे मोमेंट ऑफ लिक्विड थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान से इसको समझेंगे,
सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा मेम्ब्रेन जिसके अंदर ऐसा सेंसेशन हो जो क्या करे, क्या करे, सेलेक्ट करे। अच्छा लिक्विड क्या होता है, बुरा। अरे यार, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब हुआ कि सेलेक्टेड चीजें, ठीक है, सेलेक्टेड चीजें कौन कौन सी, तो बेटा हम समझेंगे कि बॉडी के अंदर कभी भी कोई भी चीजें जाती हैं किसके फॉर्म में मोस्टली रहती हैं, लिक्विड के फॉर्म में रहती हैं, और कभी कभी ये लिक्विड क्या होते हैं, हजार्डियस होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, हजार्डियस होते हैं। ये हजार्डियस का मतलब क्या हुआ, नुकसानदायक होते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, सेंसेशन होता है, और ये क्या करता है, परमिशन देता है कि सिर्फ वही मटेरियल जाएगा कहां पे, सेल के अंदर, जो मटेरियल सेल्स के लिए फायदेमंद होगा, अदरवाइज उन मटेरियल्स को क्या करेगा, रोक देगा। तो सबसे पहले हम इसकी केमिस्ट्री को समझते हैं, ऑस्मोसिस की केमिस्ट्री को समझते हैं कि विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन किसी भी सॉलिड किसी भी लिक्विड को हम क्या करें, किसी के अंदर मूवमेंट करा सकें, तो उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। उस टर्म को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। अच्छा, ये इसका टर्म बायोलॉजी में कैसे पढ़ा, देखते हैं। इसका टर्म बायोलॉजी में ऐसे पढ़ेगा, आप नोट में ध्यान से देख रहे होंगे, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल जरा हमें फटाक से बता देंगे, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म याद हो तो जल्दी बताइएगा, याद है ना, और एक नाम है ना बच्चों। इसके बारे में बच्चों मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, भले ही यह क्लास 9th का टर्म आ रहा है, पर यकीन मानिए मैं आपको वो कंटेंट अवेलेबल कराने का पूरा प्रयास करता रहता हूं कि ये क्लास 11th में भी आपको यूज हो जाए एंड बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपका यूज हो जाए, एट लीस्ट इसके डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाए। तो यह डेफिनेशन जैसे क्लियर होगा, बाद में चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं सिर्फ क्लास 9th वालों को पढ़ाऊं बच्चों, ये बेसिकली मैं जहां तक एक्सपीरियंस करता हूं, और आप सभी जानते भी हो, ये हम सभी जानते हैं कि सिलेबस क्लास 11th के भी सिलेबस में हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, और बीएससी के फर्स्ट ईयर के भी सिलेबस में हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो जरूरी ये नहीं कि क्लास 9th के ही बच्चे पढ़ें, क्या है, क्लास 11th के भी बच्चे पढ़ सकते हैं और बीएससी के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। और बच्चों इसके बाद से मैं आपको एनसीईआरटी भी अवेलेबल कराऊंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। कंटेंट कहां से अवेलेबल कराऊंगा वो भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, मेरी तरफ से कोई जो छुपाना नहीं है। जहां से मैं कंटेंट अवेलेबल आपको कराऊंगा, फ्री आपको बता दूंगा कि कहां से आपको कंटेंट अवेलेबल हो जा रहा है, अदरवाइज आपको वहां से ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए, पूरा कंटेंट आपको एकदम लिखा हुआ होगा। आप जैसे सारे कंटेंट आपको अवेलेबल होंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपना नोट्स बना सकते हैं। और मेरा मकसद पूरी टीआरसी यूट्यूब चैनल का मकसद ये नहीं है कि आपको सिर्फ कंटेंट अवेलेबल कराना, हम लोगों का मकसद ये है कि जो भी सब्जेक्ट आप इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, उस चैनल उस सब्जेक्ट पे पूरा का पूरा आपका कमांड हो जाए बच्चों। इस हम सभी का मकसद, इस टीआरसी यूट्यूब चैनल का मकसद सिर्फ यही है। अब सिर्फ वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। नोट में क्या लिखा है, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अभी मजा आएगा, यूक्लिना, पैरामीशियम एटसेट्रा, ये क्या है, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। कुछ इसमें सलाइन वाटर भी होंगे, आप लोग जरा चेक करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा सलाइन वाटर में कौन से और फ्रेश वाटर में कौन से है, मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा, आप लोग बताइएगा जरूर। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स क्या करेंगे, टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, क्या करेंगे, ऑस्मोसिस के थ्रू इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होंगे, वाटर को क्या किया जाता है, ऐसे वाटर को खींच लिया जाता है, और खींचने के बाद जितने वाटर यहाँ पे यूज हो सकते हैं उनको यूज किया जाता है, और जितनी भी गंदगी इसके सेल के ऑरिजिनल्स के अंदर जितनी गंदगी होती है उसके साथ ये सेल क्या करते हैं,
उस वाटर को बाहर छोड़ देते हैं। इसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी कहते हैं, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने जा रहा हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। आप सबके सामने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम समझेंगे। सबसे पहले इसके नाम को समझेंगे, बहुत इजीली मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले क्या है, ये बाउंड्री लाइन है ना, एकदम क्रिकेट स्टेडियम की तरह लग रहा है, कोशिश वही जानिए। ये क्रिकेट स्टेडियम की बाउंड्री लाइन है बच्चों, ठीक है। ये बाउंड्री लाइन क्या करती है, यहां से स्टेडियम के बाहर से कोई भी मटेरियल को अंदर नहीं आने देना है, अंदर से बॉल को बाहर नहीं जाने देना है। अब हम क्रिकेट के अलावा सेल के बारे में बात करके आपको समझाएंगे। सबसे पहला है इंटरनल, पूरे के पूरे आपको पता है पूरे पूरे स्पेस को साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। आपको पता है किसी मेनली जो है आज तक जो भी हम पढ़ते आए हैं, चाहे हम एनसीईआरटी की बुक भी उठा रहे हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि जो न्यूक्लियस का पार्ट है वो क्या करता है, मोस्टली क्या होता है, सेंटर पार्ट जो है एक्वायर करता है न्यूक्लियस, और ये क्या हो गया न्यूक्लियोलस। ठीक है, बाकी के सारे पार्ट्स क्या हो गए, ये क्या हो गया, ये पूरे पार्ट्स 99% पार्ट्स क्या हो गए, साइटोप्लाज्म ने घेर रखे हैं। हमें ना साइटोप्लाज्म के बारे में अभी बात करनी और ना न्यूक्लियस के बारे में बात करनी, हमें बात करनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आउटर मोस्ट में यहां क्या पाया जाएगा, मेम्ब्रेनियस प्रोटीन। ये मेम्ब्रेनियस प्रोटीन क्या होता है, यह विशेष प्रोटीन होता है जो क्या करता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, अगला क्या आया, रिसेप्टर। आपको पता होगा रिसेप्टर का टर्म हम लोग कहां पढ़ते हैं, नहीं पता है तो रिसेप्टर के बारे में हम बहुत आपको बता दे रहे हैं। यह बेसिकली टर्म यूज किया जाता है जब हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या करता है, सेंसेशन देता है। कैसा सेंसेशन देगा कि अगर कोई आउटर मोस्ट एरिया से कोई ऐसा मटेरियल आ रहा है जो साइटोप्लाज्मिक एरिया या न्यूक्लियस एरिया को हजार्डियस करेगा यानी नुकसानदायक होगा, तो ये रिसेप्टर क्या होगा, एक्टिव होता है। और ये रिसेप्टर क्या करता है, ये रिसेप्टर क्या तुरंत करेगा, परमिशन नहीं देगा, है ना, नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन बन जाएगा। ठीक है, नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन बन जाएगा, क्यों, रिसेप्टर से। ये आपका ये पूरा एरिया क्या होगा, ये पूरा एरिया क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। इससे आपको कोई खास मतलब रखना नहीं है। एक्स्ट्रा मतलब या एक्स्ट्रा मतलब अत्यधिक से नहीं, एक्स्ट्रा का मतलब क्या हो गया, बाहर। एक्स्ट्रा का मतलब क्या हो गया बच्चों, बाहर। और इंट्रा का मतलब क्या हो गया, अंदर, है ना बच्चों, इंट्रा का मतलब हो गया अंदर। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस तो यानी बाहरी जो है जगह, और इंट्रा मतलब अंदर का जगह। ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया, समझ रहे हो आप, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, सेल मेम्ब्रेन कहलाएगा। इतनी सारी चीजों से मिलके आपका क्या बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चों हमने स्ट्रक्चर पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है बच्चों, हमने क्या हुआ, स्ट्रक्चर पढ़ा किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और उसमें आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली मेड अप ऑफ व्हाट, प्रोटीन। सबसे पहला टर्म क्या हो गया, प्रोटीन, और दूसरा टर्म क्या हो गया, लिपिड। लिपिड का दूसरा नाम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नहीं बताने वाला। लिपिड का दूसरा नाम, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन से मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। इसमें एक टर्म आता है एंडोसाइटोसिस। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस, और ये टर्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के में ही क्यों यूज किया गया है, हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम एंडोसाइटोसिस का डेफिनेशन देख लें। द सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन इनगल्फ ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। होता किसके साथ है एंडोसाइटोसिस,
देखिएगा, जब हम मल्टी सेलुलर बॉडी की बात करेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम अपने ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो हमारे शरीर में ये जो सेल्स हैं ये इनगल्फ नहीं कर पाएगा किसी भी एक्सटर्नल मटेरियल्स को, ये इनगल्फ नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो हमारा क्या होगा, मान लीजिए हमें फूड की आवश्यकता पड़ी तो क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम से के थ्रू क्या करवाएगा? हर एक सेल में क्या करेगा? फूड जो है क्या होगा? प्रिपेयर फूड अवेलेबल कराएगा, यानी इनगल्फ नहीं कर सकते, है ना। हमें जो है डिफ्यूजन के थ्रू क्या करना है? हमें ऑक्सीजन लेना है, तो हमें रिस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। लेकिन इंडोसाइटोसिस एक ऐसा टर्म है बच्चों, जब हम देखेंगे कि वही सेल मेम्ब्रेन इनगल्फ कर लेता। इनगल्फ का हम मतलब समझेंगे, ये कोई एक्सटर्नल मटेरियल है और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये क्या करेगा? एक्सटर्नल मटेरियल को इनगल्फ कर जाए। अब देखेंगे, फिर से देखेंगे एक बार, ये जो है एक्सटर्नल मटेरियल इनगल्फ करने का मतलब घोंट जाना, और इस तरह से घोंट जाना कि ये एक्सटर्नल मटेरियल नजर नहीं आ रहा है। तो एक्सटर्नल मटेरियल क्या हो सकता है? एक्सटर्नल मटेरियल कोई फूड हो सकता है, एक्सटर्नल मटेरियल वाटर हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या हो सकती है? एक्सटर्नल मटेरियल। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है? द सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन इनगल्फ ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल। अदर मटेरियल में वही मटेरियल होगा जो यूजफुल होगा बच्चों, जो इनके लिए हजार्डियस होगा वो नहीं यूज होता है, ठीक है। अच्छा, एंडोसाइटोसिस टर्म यूज कहां होता है? एंडोसाइटोसिस टर्म उन ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज होता है जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। फॉर एग्जांपल अमीबा। अमीबा करता क्या है? ये अमीबा, ये कोई इसका फूड है, अब ये फूड के नजदीक आ गया मान लीजिए, तो ये क्या हो गया? इसके इनगल्फ कर लिया, है ना। और इनगल्फ करने के बाद जब ये फूड इसके अंदर आ गया तो अपने सेम साइज में आ गया। इसी टर्म को, अब ये फूड क्या होगा? अंदर ये साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारे डाइजेस्टिव मटेरियल्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, जो इस फूड को क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर लेंगे। तो एंडोसाइटोसिस टर्म यूज किसके लिए होता है? सिंगल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। आई होप सो बच्चों कि आपको समझ में आया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, सेल में इसकी जरूरत क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में और उसके सभी डिटेल्स को हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। थैंक यू।